नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज गए हैं, वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास है, इसे एक बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी सुर्खियां। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रोड शो के साथ 3 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। भोपाल में कांग्रेस नेता आज करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में किया जाएगा 51,000 चालीसा का पाठ। कटनी के कोल व्यापारी के ऑफिस पर जीएसटी का छापा। जीएसटी चोरी की शिकायत पर कार्रवाई। ऑफिस में रखे कागजातों की जांच। मुरैना नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में लगी आग। आग से गाड़ी जलकर खाक। दमकल ने पाया काबू। आग लगने का कारण अज्ञात। और मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। अगले 5 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में छाए रहेंगे बादल। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे मौसम के हाल के साथ। जी हां, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बीते 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताए हैं कि अगले 5 दिनों तक ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मालवा, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड में बारिश के आसार हैं। आज भी भोपाल में तेज आंधी के साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन किसानों के लिए जरूर ये बारिश आफत भरी है। मालवा, महाकौशल, विंध्य और इसके साथ ही मालवा निमाड़ में एक बार फिर से बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। आज भी भोपाल में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक अपने तेवर बदल लिए, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। बुरहानपुर में जहां तेज आंधी के साथ ओले गिरे, तो वहीं रायसेन में तेज हवा के साथ ही बारिश हुई और इस कारण कई जगह पर बिजली के पोल तक उखड़ गए, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों तक अंधेरे में रहना पड़ा। वहीं केले की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। रायसेन में बेमौसम बारिश ने लोगों को खूब परेशान किया। तो वहीं नर्मदापुरम और खरगोन में भी बारिश और आंधी की वजह से किसानों को खूब नुकसान झेलना पड़ा। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बारिश ने किस तरह से मुसीबत बढ़ा दी, उसकी तस्वीरें हैं। खरगोन, हरदा, रायसेन और बुरहानपुर की तस्वीरें आप देखिए। कई जगह पर ओलों के साथ तेज बारिश हुई है। इससे अन्नदाता की जरूर मुश्किलें बढ़ गई है। नर्मदापुरम में पूर्व राजस्व मंत्री मधुकर राव हरणे को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। मूसलाधार बारिश होने के बावजूद सीएम मधुकर राव के घर पहुंचे और मधुकर राव को नमन किया। सीएम शिवराज ने राव के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि मधुकर राव ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे। जब उनको बीज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया तो घाटे में रहने वाले निगम को वो फायदे में लेकर आए। हम उनकी हंसी को भूलने नहीं देंगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी संगम थे दादा मधुकर राव हरणे। पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के काम को नर्मदापुरम जिले में, संभाग में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने घनघोर परिश्रम किया। कभी उनको भूलने नहीं देंगे। मैं अपनी ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक में प्रचार प्रसार करेंगे। मिशन कर्नाटक में वो जुटे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और इसके ही साथ आज उनका रोड शो भी है। तो आज एक बार फिर कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीते दिनों भी जब सीएम शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक पहुंचे थे, उन्होंने रोड शो किया था और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की थी। और आज फिर कर्नाटक पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।
और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कांग्रेस नेता आज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 51,000 हनुमान चालीसा का आज पाठ होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज हनुमान चालीसा का कांग्रेस नेता पाठ करेंगे। 51,000 हनुमान चालीसा का आज पाठ होने जा रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आज के इस पाठन कार्यक्रम में शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि भोपाल के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मध्य प्रदेश में मदरसों के साथ बीजेपी कार्यालयों पर भी नजर रखने के कांग्रेस नेता के मिश्रा के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। गृहमंत्री ने कहा कि के मिश्रा खुद बीजेपी दफ्तरों पर नजर रखे क्योंकि बात दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर की है। रिपोर्ट देखिए। मदरसों के साथ बीजेपी दफ्तर पर भी नजर रखने के कांग्रेस नेता के मिश्रा के बयान पर सियासत गर्मा गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे कांग्रेस की दृष्टि और दृष्टिकोण में अंतर बताया है। के मिश्रा जी रखे नजर, दृष्टि में और दृष्टिकोण में अंतर होता है। दृष्टिकोण किसका कैसा है, सवाल ये है, और यही कारण है कि कांग्रेस अब रसातल को जा रही है। गृहमंत्री ने यह कहा कि गलत नजरिए के चलते ही कांग्रेस रसातल पर है। कांग्रेस यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पंजाब में अपना हश्र देख ले। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव के बाद सब कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां कभी उनकी हुकूमतें हुआ करती थी, वहां कुल 2 सीटें हैं। ये भी उस दिन तक ही हैं जिस दिन तक चुनाव नहीं हुए। चुनाव होते ही आप ढूंढते रह जाओगे। जबलपुर पहुंचे गृहमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में शक्ति टास्क फोर्स और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की योजना की तारीफ की। देवास में अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व मंत्री और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। मालवा देवास के कलोद गांव का है, जहां पर सरपंच की शिकायत पर प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। प्रशासन की टीम गांव में मौजूद चाय और पंचर बनाने की दुकान को अवैध बताकर हटा रही थी। इसी दौरान वहां पहुंचे पूर्व मंत्री दीपक जोशी अतिक्रमण हटाने का विरोध करते हुए जेसीबी पर ही चढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन दुकानों को हटाया जा रहा है, उन्होंने चुनाव के वक्त वर्तमान सरपंच को वोट नहीं दिया था और इस कारण नाराज सरपंच जनप्रतिनिधियों के जरिए इन लोगों की दुकान हटवाने की अब कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल के सामने कुछ गुमटियां लगी थी जो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आती थी। दीपक जोशी जी वहां पर थे और उन्होंने ये मांग करी थी कि इस व्यक्ति को इस बात का आश्वासन दिया जाए कि जो दुकानें बन रही हैं उसमें इसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन के जो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे उनकी उनसे बात हो गई है और वो संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। जी, दोनों दुकानें हटा दी गई हैं। वहीं खंडवा नगर निगम एमआईसी की बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बिजली की समस्या को लेकर पार्षद ने बिजली विभाग के उपयंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। पार्षद की बदसलूकी से नाराज उपयंत्री शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गए। विवाद के बाद नगर निगम के कर्मचारी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम के दफ्तर से कोतवाली थाना तक रैली निकाली। उपयंत्री ने पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बदसलूकी और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 महीने से बिजली की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण पार्षद नाराज चल रहे थे। वहीं विवाद को देखते हुए एमआईसी की बैठक स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी आरक्षण पर अदालत आने वाले तमाम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही सभी पक्षकारों से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और ओबीसी आरक्षण मामले पर 12 मई को अगली सुनवाई अहम तय की है। सुप्रीम कोर्ट अब 12 मई को तय करेगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर वो खुद सुनवाई करे या ये याचिकाएं जबलपुर हाईकोर्ट को सुनने दी जाए। दरअसल राज्य सरकार के साथ एसटी/एससी ओबीसी एकता मंच ने 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। इनमें मांग की गई थी कि ओबीसी आरक्षण मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाए और इस विषय पर जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में 2 ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई हुई है। इसमें मध्य प्रदेश के समस्त प्रकरणों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने का निवेदन किया है, क्योंकि 27% आरक्षण ओबीसी का नॉन डिस्प्यूटेड है। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने इसको अपहेल्ड किया है इंदिरा साहनी के केस में। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जाना चाहिए और नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 मई को नियत की है। हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। ड्रग्स रखने के आरोप में पकड़े गए युवक की जमानत में सुनवाई के दौरान
हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। दरअसल पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त युवक के बरामद जिस पदार्थ को ड्रग्स बताया था, जांच के दौरान वो यूरिया निकला। इस मामले में फटकार लगाने के साथ ही हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि युवक को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई में शामिल अफसरों की जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को साल 2022 को ग्वालियर की मुरार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एमडीएमए ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी थी। उस दौरान पुलिस ने महिला के साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर हुए फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों की 2697 माइग्रेट फैकल्टी यानी कि नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा रहे दूसरे राज्यों के शिक्षकों को अपात्र घोषित कर दिया है। साथ ही एक ही शिक्षक को अपने यहां पदस्थ बताने वाले 2 नर्सिंग कॉलेजों पर एफआईआर भी दर्ज कराई है। राज्य सरकार और एमपी नर्सिंग काउंसिल ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केवाईसी लागू करने पर काम किया जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि नर्सिंग काउंसिल फर्जी कॉलेजों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमपी नर्सिंग काउंसिल को जवाब पेश करने के निर्देश दिए। सत्र 22-23 की जो मान्यताएं हुई हैं उनमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे 2700 फैकल्टी को तत्काल प्रभाव से अपात्र घोषित कर दिया है। अब चूंकि ये 21-22 की माइग्रेट फैकल्टी थी तो 22-23 की मान्यता जो कॉलेजों को मिली है इनके आधार पे उस पर सब पे अभी असर पड़ना लाजमी है। इसके अलावा कोर्ट में जो हमने दस्तावेज पेश करके बताए थे कि फर्जी फैकल्टी, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बनाए जाकर पेश किए गए हैं और मान्यता ली गई है। ऐसे 2 कॉलेजों पर कल उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया। तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब केवाईसी लागू करने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार ने ये जानकारी दी है हाईकोर्ट में। सरकार और नर्सिंग काउंसिल पेश करे जवाब, ये आदेश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता से जुड़ा हुआ ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। देखिए बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर अब खेद जताया है। आपको बता दें भगवान सहस्त्रबाहु पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद लगातार उनका विरोध हो रहा था और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम सब हिंदू एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। आपको बता दें भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। विवादित बयान के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की मांग हो रही थी। है वंशी क्षत्रिय समाज लगातार उनका विरोध कर रहा था और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, एफआईआर की मांग की गई और अब जाकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान पर खेद जताया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब हिंदू हैं और हम सब एकजुट ही रहेंगे। तो वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। सागर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया था, उनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यू टर्न लिया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर किस बयान पर इतना विवाद हुआ था, क्या कहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने, जिस पर अब वो खेद जता रहे हैं। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। तो आपने सुना कि यही वो बयान था, यही वो आपत्तिजनक टिप्पणी थी जिस पर लगातार है वंशी क्षत्रिय समाज विरोध जता रहा था। उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी और अब देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खेद जताया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि संत तुकाराम की पत्नी पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, उसके बाद उनका विरोध हुआ और उसके बाद तब भी उन्होंने खेद जताया था और एक बार फिर से उन्होंने अपने बयान पर खेद जताया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का, हमारी सहयोगी हरप्रीत जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, देखिए एक ट्रेंड सा बन गया है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर बात की जाए, वह ऐसे बयान देते हैं, ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि जिस पर बार बार विरोध होता है, फिर उसके बाद एफआईआर की मांग की जाती है। पहले संत तुकाराम जी की पत्नी पर के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा था और फिर विरोध जब हुआ तो उन्होंने खेद जताया
और अब देखिए है वंशी क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी विरोध किया तो फिर से उन्होंने खेद जता दिया। क्या समझा जाए, बार बार इस तरह के वो बयान क्यों दे रहे हैं? क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए या फिर बाद में जो दबाव उनके ऊपर पड़ता है उसका असर होता है? देखिए बिल्कुल सही यहाँ पर आपने कहा है कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर अपने बयान को लेकर यहाँ पर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जो यहाँ पर एक बयान दिया था, उस बयान पर उन्होंने कल रात में यहाँ पर ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने माफी मांगी है, खेद जताया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने एक युद्ध का वर्णन किया था और मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। हम हिंदू एक हैं, हम एकता में रहते हैं और हमारी एक शक्ति है। तो साफ माना जा सकता है कि लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब अपने बयान देने के बाद यहाँ पर माफी मांगते नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मंच पर जब वो कथा कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी होते हैं, रॉ में बहते हुए वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें बाद में भारी और महंगा पड़ता है। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने इस तरह से खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है, क्योंकि समझा जा सकता है कि भले ही वो इस तरह के बयान देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं विरोध में समाज यहाँ पर उनके खड़ा हो जाता है। जो पिछले दिनों उन्होंने परशुराम और महाराज सहस्त्र बाहु के बारे में जो उन्होंने युद्ध का वर्णन करते हुए जो उन्होंने प्रसंग सुनाया था और उस प्रसंग को सुनाने के बाद क्षत्रिय समाज ने यहाँ पर बिल्कुल साफ उन्हें चेतावनी दे दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें यहाँ पर चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में होगा। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की चेतावनी से बागेश्वर महाराज जो है वो डरते हुए यहाँ नजर आए और उनको समझ में आया कि जो उन्होंने कहा है, जिस रॉ में उन्होंने कहा है, उन्होंने गलत कहा है और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर खेद व्यक्त किया है। तो माना जा सकता है कि वो खुद को संत कहते हैं, महाराज कहते हैं, लेकिन वाणी पर यहाँ पर कंट्रोल रखना उन्हें बहुत जरूरी है और उसी का परिणाम है कि जब वाणी पर उनके कंट्रोल नहीं रहता तो अपने बयानों पर उन्हें माफी मांगनी पड़ती है, सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करना पड़ता है। और बिल्कुल पहली दफा नहीं है ये हरप्रीत, हमने देखा है कि कई दफा उन्होंने खेद जताया है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए यहाँ पर सफाई दी है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। उन्होंने कहा है कि मेरे शब्दों से मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने भी सुना उन्होंने कुकर्मी कहा, बलात् कहा और इन्हीं शब्दों पर क्षत्रिय समाज ने आपत्ति जताई थी। और अब हम आपको वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो ट्वीट कल रात, जैसा कि हमारी सहयोगी हरप्रीत जानकारी दे रही थी, यही वो ट्वीट है जो कि बागेश्वर धाम सरकार का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे ये ट्वीट किया गया है। और उन्होंने इसमें लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे संज्ञान में आया, मैंने एक प्रसंग कहा था, उसके बारे में लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। और उन्होंने देखिए, मैं भावनाओं को आहत करने की मेरी बिल्कुल भी यहां पर कोशिश नहीं थी। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी हिंदू है वो एकजुट रहे। युद्ध के विषय में जो भी कहा गया वो हमारे पवित्र हिंदू शास्त्र में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। साफ तौर पर यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान दिया है, उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं उनसे माफी मांगता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं कि बाद में आपको खेद व्यक्त करने की जरूरत हो। और आपको याद होगा इससे पहले संत तुकाराम की पत्नी पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, तब भी कुछ इसी तरह से काफी बवाल मचा था, विवाद हुआ था। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और अब एक बार फिर से है वंशी क्षत्रिय समाज के लोगों से उन्होंने माफी मांगी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली वारदात के बाद बालाघाट एसपी ने सुरक्षा बलों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब सुरक्षा बलों ने सर्चिंग तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा के अरनपुर में 2 दिन पहले आईईडी ब्लास्ट कर 11 जवानों की जान लेने वाले नक्सली पनाह के लिए एमपी के बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र के जंगलों का रुख कर सकते हैं। इस आशंका को लेकर एसपी ने नक्सली उन्मूलन में लगे सुरक्षा बलों को एहतियातन बरतने के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा में जो घटना हुई है काफी दुखद है सुरक्षा बलों के साथ, और चूंकि बालाघाट भी उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, देश के सबसे मोस्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है बालाघाट, तो मतलब स्वाभाविक है कि हमारी भी सुरक्षा, हम लोग अपनी लेवल से पूरी तरह से अलर्ट हैं। कैंप की सुरक्षा को लेकर और सामान्य आवागमन को लेकर जो हमने मानक गाइडलाइंस बनाई हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उनका पालन करने की हिदायत दी है। एसपी के निर्देश के बाद बालाघाट जिले में सर्चिंग तेज कर दी गई है। मूवमेंट के दौरान सुरक्षा बल सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए खासा एहतियातन बरत रहे हैं।
रुक करेंगे कटनी का। बड़ी खबर आपको बता दें, कोल व्यापारी के ऑफिस पर इस वक्त जीएसटी की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले में ये जांच जारी है। पहले भी जीएसटी की टीम ने यहां पर छापेमार कार्रवाई की थी। ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं इस वक्त उनकी जांच जारी है। तो कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर, जीएसटी की टीम दबिश दी है कोल व्यापारी के घर पर और इसके साथ ही ऑफिस में भी ये रेड हुई है। रुक करेंगे मुरैना का। बड़ी खबर आपको बता दें, खड़ी कार में आग लग गई। नेशनल हाईवे 44 में ये आग लगी है। आपको बता दें, आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और आग लगने से गाड़ी जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम पहुंची तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुरैना के नेशनल 44 में ये कार खड़ी थी जिसमें किसी कारणों के चलते आग लगे और देखते ही देखते इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये आग कैसे लगी। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पहलवानों का दंगल जारी है और अब पहलवानों के समर्थन में प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर पहुंच गई हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इस वक्त जंतर मंतर पहुंची हुई है। पहलवानों का समर्थन करने के लिए वो जंतर मंतर पहुंची। आपको बता दें, बृजभूषण सिंह के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन जारी है। पहलवानों का आज 6वां दिन है और बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आज सीएम केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचेंगे पहलवानों का समर्थन करने के लिए। तो लगातार सियासत जारी है। कई जो खिलाड़ी हैं वो भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आपको नजर आ रही हैं और जो विनेश फोगाट है, गीता फोगाट है, उनके साथ वो यहां पर पहुंची है। बजरंग पूनिया भी यहां पर मौजूद है। बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है बृजभूषण की गिरफ्तारी की। वो लगातार मांग कर रहे हैं। कल ही दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है बृजभूषण सिंह के खिलाफ भी। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं और उनके ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप है। जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ऐसे में ये जो पहलवान है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जांच के बाद आप एफआईआर भी दर्ज करें। ऐसे में कल जाकर के आखिरकार बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन पहलवान यहां पर एक कमेटी जांच गठित करने की मांग कर रहे हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी की भी लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही है। 1 महीने पहले भी जंतर मंतर पर इन्होंने प्रदर्शन किया था और बीते लगातार 1 हफ्ते से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। ये रात में जंतर मंतर पर ही सोते हैं। एक्सरसाइज भी इनकी जंतर मंतर पर ही जारी है और अब ये सियासी रंग भी लेता जा रहा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में और ठीक उसके बाद सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।